Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kaman Zaid, and in this video, we will resume our discussion regarding the Sindh Factories Act 2015. And in this particular video, we will be discussing the chapter of health and safety. As you can see on your screen, it starts with the section number 15. Okay. Section 15 is about the cleanliness. इसमें जनरली जो चीज़ें लिखी हुई हैं ऐसा है कि एवरी फैक्ट्री शैल बी केप्ट क्लीन। ठीक है, क्लीनिनेस के हवाले से बात है इसमें। जो अहम बातें लिखी हैं उनको सिर्फ हम हाईलाइट करते हैं, वरना टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है। इवन टेक्स्ट की रीडिंग तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी अगर मैं भी रीडिंग ही करूँगा तो फिर इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ओके, सेक्शन 50 में क्लीनिनेस के हवाले से बात है, और इसमें मेनली ये बात की गई है कि हर फैक्ट्री में एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। और ये कहा गया है कि डर्ट या रिफ्यूज़ल जितने भी हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसे आप डेली क्लीन करेंगे। डेली क्लीन करेंगे स्वीपिंग के थ्रू, या कोई भी तरीका आप वैक्यूम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हर किस्म का डर्ट, हर किस्म का वेस्ट डेली साफ करना है। फ्लोर से और बेंचेस से, स्टेयर केस से, मतलब ये पूरे एरिया से। यहाँ पर ख्याल रखिएगा, यहाँ पे दीवारों की बात नहीं आ रही, छत की बात नहीं आ रही, बस जितनी डस्ट डर्ट ज़मीन पर है या वर्क बेंचेस पर, इसे आप डेली स्वीपिंग के ज़रिए साफ़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं क्लॉज बी में, तो यहाँ ये मेंशन है कि फ्लोर है, हर वर्क रूम का जो फ्लोर है उसे आप हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करेंगे। नॉट क्लीन बट वॉश, वॉश करेंगे, और किसी डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल करके आप इसकी क्लीनिंग करेंगे वर्क रूम की। क्या पहले हम क्या बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे कि डेली जो आपको स्वीपिंग करनी है डर्ट की या रिफ्यूजल्स की, और जब हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर आपको हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट वॉश करना है बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट आमतौर पर डिटॉल या इस तरीके का कोई भी सरफेस क्लीनर वगैरह कोई भी आप इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब इसमें फिर एक और सवाल आता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां फर्श गीला रहता है, वॉशिंग एरियाज हैं, उसको क्या करेंगे? तो फिर उसमें सी में इसका जवाब ये दिया गया है कि ऐसी जगह जहां पर मतलब वॉशिंग होती है ना किसी चीज़ की, तो उधर आप प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे, इसे मेंटेन करेंगे। ड्रेनेज किसी किस्म का जो आप दे रहे हैं वो चोक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर बात आ रही है फ्लोर के और वर्क बेंचेस के बाद बात आ रही है वॉल्स एंड पार्टीशंस की। जितनी भी वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, सीलिंग हैं, रूम के टॉप हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब का ये है कि अगर तो वो पेंटेड हैं, उनको पेंट किया गया है या वार्निश किया गया, मतलब पेंट किया गया है ना, उसे आपने इसे कोट किया, तो उसे या तो आप रीपेंट करेंगे 5 साल में एक दफ़ा। एक दफ़ा ये लिखा हुआ है, एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर्स। मतलब इससे पहले हमने ज़मीन की बात की। अगर आपने दीवारों पर पेंट किया हुआ है, जो कि ठीक है, उससे अगर कोई डस्ट है तो आराम से साफ़ हो सकती है। अगर पेंट किया हुआ है तो आप 5 साल में एक दफ़ा रीपेंट ज़रूर करेंगे। ठीक। और अगर आपने ये जो पेंट किया है या वार्निश है और उसकी इम्परवियस सरफेस है, मतलब इपॉक्सी से आपने किया हुआ, आमतौर पर स्टाइल एरिया में आप यूज़ करते हैं, उसे आप क्लीन करेंगे 14 मंथ्स में एक दफ़ा। अच्छा, इधर सब क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पेंट और रीपेंट की बात हो रही है, और सब क्लॉज 2 में बात हो रही है कि जिन जगहों का आपने पेंट किया हुआ है इम्परवियस सरफेस वाली, इपॉक्सी का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, तो इन्हें आप 14 मंथ्स में एक दफ़ा ज़रूर क्लीन करेंगे। अच्छा, और अगर पेंट नहीं हुआ, वार्निश नहीं हुई हुई मतलब इन एनी अदर केस, तो आप वाइट वॉशिंग या कलर वॉश या जो भी है उसे आप करेंगे हर 14 मंथ में। मतलब 3 कैटेगरीज बन रही हैं। अगर पेंट किया हुआ है तो ठीक है, 5 साल में एक दफ़ा आपको रीपेंट करना पड़ेगा। दूसरा इम्pervious सरफेस है, मतलब पेंट ही है, इम्pervious सरफेस है इपॉक्सी वगैरह की, तो उसे 14 मंथ में एक दफ़ा थॉरो क्लीनिंग आप करेंगे। और तीसरा है कि ना पेंट है ना इपॉक्सी से आपने इसको इम्pervious सरफेस आपने प्रोवाइड की है, तो आप इसकी
मतलब आपने वाइट वॉश किया हुआ, तो वाइट वॉश वाले केस में हर 14 मंथ में एक दफ़ा आपको इसे नया वाइट वॉश या कलर वॉशिंग करनी है। मतलब यूँ करने आमतौर पर लोग 14 मंथ को हिसाब किताब रखना मुश्किल रहता है, तो इसको एनुअल बेसिस पे करना पड़ता है। अच्छा, और जब जब आप ये काम करेंगे इन सबका आप रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, ये क्लॉज ई में लिखा हुआ है, रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे। और क्लीनिंग के हवाले से अगर प्रॉपर मैकेनिज्म जो इनमें लिखा हुआ है, क्योंकि अभी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली, हो सकता है कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिसमें इन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जा सकता हो, तो उस वक्त क्लीनिंग क्या होगी, उस सूरत में क्या क्लीनिंग हुई, तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म करेंगे। गवर्नमेंट मीन सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से आप क्लीनिंग का तरीक़ेकार डिज़ाइन करेंगे। ख़ासतौर पर जब आप जहाँ पर आप वॉशिंग कर रहे हैं, जहाँ फॉर एग्जांपल आप जहन में लेकर आ जाएं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर हीट ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फर्नेस ऑपरेट हो रही है, बॉयलर ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पर पेंट वगैरह करेंगे या वाइट वॉश करेंगे, तो उसकी क्लीनिंग कैसे होगी, इसका तरीक़ेकार अलग से आप डिस्कस कर लेंगे। जनरली सेइंग यही तीन चीज़ें जो कि अभी हमने डिस्कस की हैं। पेंट को रीपेंट करना है, वाइट वॉश है तो उसको 14 महीने में वाइट वॉशिंग दोबारा करनी है, दीवारों की सफाई 14 मंथ्स में करनी है। फ्लोर के हवाले से ये बात हुई है कि फ्लोर की वॉशिंग आपको डेली करनी है, सॉरी, वॉशिंग आपको वीकली करनी है और क्लीनिंग आपको फ्लोर की डेली करनी है। अच्छा, अब सेक्शन 16 में जो बात आ रही है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट, ये 15 की कंटिन्यूशन में जहाँ पर आपने कहा था ना कि फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, तमाम वेस्ट वगैरह आपको निकालना है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि फैक्ट्री से बाहर आप इसे कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब जो ये मैकेनिज्म इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, तो वहाँ पर किसी न किसी किस्म की कोई गार्बेज साइट बनाई हुई है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ से सिटी मैनेजमेंट वाले लोग, केएमसी वाले लोग, मतलब हर सिटी का अलग अलग होता है, वहाँ से वेस्ट लेकर जा रहे हो, तो अगर ऐसा सिलसिला है तो आप वहाँ रखेंगे। कोई और डिस्पोजल का तरीका है तो आप उस तरीके से करेंगे। नंबर 17, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। अब इसमें जनरल चीज़ें हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इसको हम देख लेते हैं अगर कहीं मिलती है। जनरल चीज़ें कि वेंटिलेशन आप ऐसे करेंगे एयर की सर्कुलेशन प्रॉपर हो, और टेम्परेचर आप इतना रखेंगे कि जो इंजीरियस टू हेल्थ होना इतना ठंडा हो। खासतौर पर जब आप ऐसी जगहों पे काम करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गई, फार्मास्यूटिकल्स में कुछ मेडिसिन आपको कोल्ड स्टोरेज में रखनी पड़ती है ना, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो उधर जाने के लिए न किसी किस्म का, अगर कोई बंदा वहाँ पर काम कर रहा है तो उसे आप प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह देंगे। या कुछ ऐसे कमरे हैं जहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल बॉयलर रूम हो गया या जहाँ फर्नेस है, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको ज़ाहिर है उस कमरे के अंदर को तो आप मेंटेन नहीं कर सकते, वर्कर जो काम करेंगे उन्हें आपको प्रॉपर गार्ड देना पड़ेगा, कोई मतलब ड्रेसेस ऐसे देने पड़ेंगे जिस पर टेम्परेचर का असर कम हो। अच्छा, अब इसमें ये तो हर जनरल चीज़ हो गई है। फैक्ट्री के हवाले से एडिशनली क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से उधर का डिज़ाइन ऐसा हो, वॉल के हवाले से, रूफ़ के हवाले से, या और जिस किस्म की, मतलब वॉल और रूफ़ के अलावा अगर किसी किस्म की पार्टीशन है, खिड़कियाँ वगैरह हैं, तो इस मटेरियल की बनी हो कि हीट वहाँ से ना जा रही हो, हीट वहाँ से बाहर ना जा रही हो, या टेम्परेचर के बाहर के टेम्परेचर का इंक्रीज यहाँ पर अंदर ना हो। आमतौर पर तो वो एचवेक सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर एचवेक सिस्टम किसी वजह से मौजूद नहीं है, तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हीट या कोल्ड को एक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज ना करे। इसी तरीके से सब सेक्शन 3 में ये भी मेंशन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अलावा ये भी किया जा सकता है कि आप टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रूफ़ की हाइट बढ़ा दें, डबल रूफ़ बना दें, या इंसुलेशन कर दें, ताकि कोई भी मैकेनिज्म आप इस्तेमाल करें जिससे जो वर्क प्लेस पे के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसके बाद नंबर 18, डस्ट एंड फ्यूम्स की बात आ रही है। इस पूरे टेक्स्ट को आप पढ़ लीजिएगा, तो इसमें जनरली इसी बात पर फोकस रखा गया है कि डस्ट अकम्युलेट वर्क प्लेस में नहीं होनी चाहिए, ना ही फ्यूम्स अकम्युलेट होने चाहिए, और किसी न किसी किस्म का एक इफेक्टिव, खासतौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ही आमतौर पर डस्ट बनती है, तो वहाँ किसी न किसी किस्म का इफेक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम हो, एग्जॉस्ट का तरीक़ेकार मौजूद होना चाहिए। और एग्जॉस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि इन्हेलेशन ना हो उस डस्ट और फ्यूम की। डस्ट आमतौर पर जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, हम पाउडर मिक्सिंग कर रहे होते हैं, हम जितना भी प्रिवेंट कर लें, तो पाउडर के जो पार्ट्स हैं वो एयरबॉर्न ज़रूर होते हैं, तो वो
एरिया में मौजूद रह सकते हैं। ठीक है, वर्कर को आप मास्क वगैरह ज़रूर पहना होगा, वो ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आपको एग्जॉस्ट सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होगा तो फिर यही डस्ट, यही पाउडर्स वॉल पे लगेंगे, फ्लोर पे लगेंगे, और वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के हवाले से लॉन्ग टर्म यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 19 में हम बात करें आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की। ज़ाहिर ड्राई वेदर में काम करेंगे तो इचिंग, स्किन में इचिंग ज़्यादा हो सकती है। हाई ह्यूमिडिटी में अगर आप काम करेंगे, ऐसे एरिया में जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी है, वहाँ पर आपको स्वेटिंग ज़्यादा आएगी, वर्कर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं रहेंगी। तो इन जगहों पर आपको मेंटेन करना है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी। अब एचवैक सिस्टम से करें, अब जिस तरीके से भी आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करें, आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। आमतौर पर ह्यूमिडिटी का ये होता है कि जब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम करने के लिए हम आमतौर पर वेपर्स को इंजेक्ट करते हैं, वेपर्स को इंजेक्ट करते हैं ताकि ह्यूमिडिटी थोड़ी इंक्रीज हो सके। बस इस सेक्शन में, सेक्शन 19 में जो थोड़ा सा हाईलाइट किया है वो उसी वाटर की बात की गई है कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए, वो पब्लिक सप्लाई से हो, मतलब ड्रिंकिंग वाटर होगा, पब्लिक सप्लाई से ले रहे हैं, ये कोई सेवरेज का पानी का स्प्रे डेफिनेटली नहीं करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर होगा, या जो पानी आप ले रहे हैं इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए पानी अगर आ रहा है तो उससे पहले आप प्यूरिफाई करेंगे। इन शॉर्ट, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए अगर यकीनन हम वेपर्स को स्प्रे करते हैं, वेपर्स पानी से आ रहे हैं और जिस पानी से वेपर बनेंगे वो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो एटलीस्ट प्यूरिफाइड वाटर तो हो, तब जाके आप इसे ह्यूमिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर टेस्ट हम आमतौर पर हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, या किसी किस्म का कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म आप रख लें जिससे आपको ह्यूमिडिटी पता चलती रहे और उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। अच्छा, इसके बाद फिर समरी इसकी यही है। सेक्शन 20 को जब हम देखते हैं ओवर क्राउडिंग के हवाले से, इसको समराइज कर लेते हैं। अब जाहिर है कि एक कमरे में अगर आप इस किस्म के रूल्स नहीं बनाएंगे ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए, तो वर्कर्स एक ही कमरे में काफ़ी ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं स्पेस बचाने के लिए। ऐसे होंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस भी होंगे। फिर हीट, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ओवर क्राउडिंग के हवाले से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी गई है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है और ये कहा है कि एवरी वर्कर जो काम कर रहा होगा उसे आप 500 क्यूबिक फीट की स्पेस देंगे। अब ये क्यूबिक फीट है, इसको ध्यान में रखिए, इट्स नॉट स्क्वायर फीट। तो क्यूबिक फीट का मतलब ये हुआ कि आप कमरे की लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके तो एरिया मालूम हो जाता है, लेकिन आप इसमें दीवारों की हाइट भी शामिल करेंगे तो क्यूबिक फीट आ जाएगा। आप इसको इमेजिन कर लें कि एक कमरा है, उस कमरे का जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें आप कितने वर्कर्स काम कर सकते हैं टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। अच्छा, फिर एक इसमें ये तरीका आता था कि हो सकता था कि इससे पहले आप लोग पढ़ के आ गए हैं ह्यूमिडिटी वगैरह में और टेम्परेचर में, कि या तो आप रूफ़ की हाइट बढ़ा दें या डबल रूफ़ इस्तेमाल कर लें ताकि इंसुलेशन हो, टेम्परेचर एक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। तो उस हवाले से ये हो सकता था कि कहीं छत डबल करके नीचे कमरे में ज़्यादा लोगों को रखा जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के एक्सप्लेनेशन में दीजिएगा कि छत जितनी भी ऊंची होगी, जितनी भी ऊंची हो छत की, छत ज़मीन से, फ्लोर से 14 फीट की हाइट तक ही काउंट होगी वॉल्यूम की कैलकुलेशन में। इससे ज़्यादा की हाइट इसमें काउंट नहीं होगी। और फिर जब इंस्पेक्टर आएगा तो इंस्पेक्टर फिर इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके कह सकता है, मतलब नोटिस दे सकता है कि आप इस कमरे में इससे ज़्यादा लोगों को वर्क नहीं कराएंगे। और जब ओवर क्राउडिंग की कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन के लिए बेसिस संभाल होंगी कि एटलीस्ट 500 क्यूबिक फीट मौजूद हो। इसके बाद लाइटनिंग की बात आ रही है। लाइटनिंग में बस सिर्फ इतना है कि प्रॉपर लाइट मौजूद हो, इतनी तेज़ ना हो कि आंखों को चुभे, ना इतनी कम हो कि आंखों पे जोर पड़े। आप इसे सूटेबल लाइटिंग या नेचुरल लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खिड़कियाँ ऐसी हैं कि
ग्लेज्ड आपने रखी हुई शीशे की खिड़कियां हैं या छत आपने खुली रखी है, मतलब खुली का मतलब है कि कवर की हुई है लेकिन शीशे की है जिससे रोशनी आ रही है। दोनों तरीके, नेचुरल लाइट से भी आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइट से भी कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्टिव से सिर्फ इतना है कि प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर अगर किसी किस्म का कोई पावर फेलियर हो जाए, लाइट चली गई है, आप जाहिर है कि ऐसे इन्वायरमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो कि अंदर एक खुले एरिया में आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपको इमरजेंसी लाइटनिंग का सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा कि जैसे ही कहीं लाइट जाए, पावर ब्रेकडाउन हो, तो ऑटोमेटिकली जो इमरजेंसी लाइटनिंग है वो ऑन हो जाए, ताकि किसी भी वक्त अंधेरा ना हो। अंधेरा नहीं हो तो किसी भी किस्म के, अगर क्योंकि अगर अंधेरा होगा तो खुदा ना खासा किसी ना किसी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, अभी हमने बात की थी वो नेचुरल लाइट की, तो ग्लेज्ड विंडोज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सिंपल सादा शीशा है, शीशे की खिड़कियां हैं, उन्हें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या स्काईलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर छत है, छत पर आपने शीशा लगाया हुआ, अगर इस तरीके से आप लाइटनिंग कर रहे हैं तो इसे प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। प्रॉपरली क्लीन करें ताकि किसी किस्म की लाइट में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। इसका फिर आप मैकेनिज्म बनाने की, आपको कब कब साफ़ करना है, कोशिश ये कि जितनी जल्दी आप साफ़ करते रहेंगे तो उतना ही बेहतर रहेगा, लाइट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ के हवाले से जब एक वर्कर काम कर रहा है तो उसे ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेसेसरी अरेंजमेंट रखें, ज़रूरी नहीं कि हर वर्क प्लेस के साथ ही पानी का कूलर आपने रखा हुआ, नहीं, आप जो भी प्रॉपर तरीक़ाकार है वर्क रूम से दूर अ, पानी बहरहाल पानी पीने के लिए उसे कोई शटल सर्विस करके दूर ना जाना पड़े या 2 फ्लोर चढ़ के पानी पीने के लिए ना जाना पड़े। कन्वीनियंट प्लेसेस पर आप उसे रखें। जहाँ पर ये पानी होगा तो उस पे आप ड्रिंकिंग वाटर ज़रूर लिखें, क्योंकि इंडस्ट्री में वाटर वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वॉशिंग वाला वाटर ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। तो सर ड्रिंकिंग वाटर का लेबल आप ज़रूर लगाएंगे, ऐसी लैंग्वेज में वर्कर समझ सकें, या कोई निशान वगैरह लगा दें कि ये पानी पीने का पानी है। और ऐसा जो पॉइंट होगा जहाँ पर आप पानी रख रहे हैं, वो वॉशिंग स्पेस जो भी होगी, वॉशिंग प्लेस, तो उसके 20 फीट के अंदर अंदर आप मौजूद मौजूद होना चाहिए। अच्छा, अब ये वॉशिंग है, और वॉशिंग एरिया आमतौर पर यूरिनरी से लेटरिन वगैरह के करीब ही मौजूद होता है, तो इसके करीब करीब उस मतलब 20 फीट, ऐसा नहीं है कि 20 फीट के साथ इधर आप वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर ही रखा हुआ, नहीं। 20 फीट का ये मतलब है कि आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, इससे करीब आप नहीं रख कराएंगे। नो से जुमला शुरू हो रहा है, नो सच पॉइंट शैल बी सिचुएटेड विद इन 20 फीट ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, तो इससे आप थोड़ा दूर रखेंगे। अगर आपको इससे करीब रखना पड़ा है किसी भी वजह से, तो फिर आप इसका अप्रूवल लेंगे। इससे करीब होगा ना तो वो मुनासिब नहीं है कि आप ड्रिंकिंग वाटर वॉशिंग एरिया के करीब रखो। अच्छा, और इसके साथ साथ ही अगर आपकी फैक्ट्री में जहाँ 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो हॉट वेदर में हॉट वेदर में आपको पानी ठंडा करने का कोई ना कोई तरीक़ेकार वज़ा करना पड़ेगा। ठीक, इसको आप इन शॉर्ट यूँ कह लें कि जहाँ पर 250 से ज़्यादा वर्कर मौजूद हैं तो वहाँ आप ठंडा पानी प्रोवाइड करेंगे गर्मियों में। बस इन शॉर्ट ये, अब उस ठंडा पानी किस तरीके से करें, कूलर्स लगा रहे हैं, बर्फ़ डाल के कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, मैकेनिज़्म आप अपना खुद डिसाइड कर लें। इन शॉर्ट वर्कर को ठंडा पानी देना है इन हॉट वेदर। अब हॉट वेदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि हॉट किसे कहते हैं। 30 से ऊपर हॉट वेदर समझाएगा, 35 से ऊपर होगा, 25 से ऊपर होगा। अच्छा, पानी जो आप रख रहे हैं, पानी डेली रिन्यू होगा। डेली रिन्यू के साथ साथ सफिशेंट नंबर ऑफ कप या ड्रिंकिंग वेसल्स हैं, ग्लास ग्लास आप रख रहे हैं जिसमें वो पानी पिए। पेपर ग्लास रख रहे हैं या स्टील के रख रहे हैं, आमतौर पर पेपर ग्लास तो भाई सीधी बात है, फैक्ट्री में कोई रखेगा नहीं, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। स्टील के ग्लास रख रहे हैं, उससे फिर वॉशिंग का भी कोई ना कोई तरीका रखें। हमने फैक्ट्री के अलावा क्या पब्लिक प्लेसेस पे देखें, वहाँ पर जब हमने ग्लासेस देखें, स्टील के ग्लासेस देखें जंजीर से जुड़े हुए, अब वॉश हो नहीं हो, जंजीर में जंग आया हुआ होता है, तो बहरहाल इंडस्ट्री में बहरहाल जंजीर वाला सिलसिला उमूमी तौर पर होता नहीं है। पेपर कप्स या डिस्पोजेबल ग्लासेस आप रखें, या स्टील ग्लासेस आप रखें। या एक और तरीका है कि अपवर्ड जेट है, अपवर्ड जेट आप लगा दें, पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, आप उससे हाथ लगा के पानी पी लें, या डायरेक्ट आप पानी पी सकते हैं। पीने इसमें इस तरह पानी पीने में थोड़ा मसला होता है लोगों को
तो लेकिन बहरहाल इससे ये होगा कि आपको श्योरिटी रहेगी कि इसमें कोई बर्तन आपको इस्तेमाल नहीं करना, कोई ग्लास कोई कप आपको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करा, बस ये कंफर्मेशन रहेगी कि इसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं है, बस जैसा पानी लाइन में है वैसे ही पानी आप पी रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कप या ग्लासेस आप रख सकते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के हवाले से चीज़ें। अब ड्रिंकिंग वाटर के बाद फिर लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स की बात आ रही है। लेट्रिन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, टॉयलेट्स आप कह दें, जो भी टॉयलेट का वर्ड इससे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टॉयलेट का मतलब है कि वहाँ पर आप टॉयलेट का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई शीशा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं, सिंगार कर रहे हैं। तो यहाँ टॉयलेट का वर्ड इससे इस्तेमाल नहीं कर, लेट्रिन का वर्ड इस्तेमाल किया, यूरिनल इस्तेमाल करें और बाहर आ जाएँ। फैक्ट्री में सफिशेंट नंबर ऑफ यूरिनल्स प्रोवाइड करने हैं, ऐसा नहीं हो कि 100 लोग हैं और 2 यूरिनल्स हैं, मुश्किल हो जाता है। तो आप देख लें कि कितने वर्कर्स हैं। सफिशेंट का वर्ड आगे यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हर वर्कर मतलब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स पर एक यूरिनल प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। जो चीज़ क्लियर बता दी गई है वो ये है कि मेल फीमेल के लिए डेफिनेटली ये अलग अलग ही होंगे। और जो इनकी जो यूरिनल्स की जो डिज़ाइनिंग है वो ऐसा नहीं होगा कि किसी कमरे से कनेक्ट हो रहे होंगे, मतलब किसी वर्करूम से कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे। और इनकी इनमें प्रॉपर वेंटिलेशन आपने रखी हुई होगी, आपस में जुड़े हुए भी, मतलब आपस में जुड़े हुए तो होंगे लेकिन इनके दरमियान 2-3 क्यूबिकल्स हैं तो क्यूबिकल्स के दरमियान आने जाने का रास्ता नहीं होगा किसी भी सूरत में। ठीक है, ये कंडीशंस बता दी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा क्लीनिंग आपको मेंटेन रखनी है। किस वक्त आप क्लीनिंग करेंगे, सुबह शाम करेंगे, दोपहर में करेंगे, ये आप अपना मैकेनिज्म कर ले, दिन में 2 दफ़ा करेंगे, 1 दफ़ा करेंगे, लेकिन क्लीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। और डिटर्जेंट या डिसइंफेक्टेंट दो अलग अलग चीज़ें। डिटर्जेंट से तो सिंपल आप वॉश कर देते हैं, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल इससे ज़रूरी होता है ताकि किसी भी किस्म के कोई बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों से, या तो किसी एक से या दोनों से आप क्लीन इसको ज़रूर रखें। ये गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री के लिए से फैक्ट्री एक्ट ये कह रहा है। इसी तरीके से फैक्ट्री एक्ट में ये मेंशन है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो फ्लोर है, फ्लोर और इंटरनल वॉल अप टू द हाइट ऑफ 3 फीट, ये स्मूथ पॉलिश्ड इम्परवियस सरफेस के होने चाहिए। फ्लोर और जो दीवारें हैं नीचे से, नीचे मतलब हाइट ऑफ 3 फीट है ना, नीचे से 3 फीट की हाइट तक, और सॉरी 3 फीट की हाइट और पूरा फ्लोर ये इम्परवियस सरफेस होना चाहिए। आमतौर पर टाइल्स, हम इसका सोल्यूशन लेकर आ जाते हैं कि हाँ टाइल्स इसमें हो, टाइल्स नहीं है तो बिल्कुल आपने मार्बलिंग की हुई है, प्रॉपर मार्बलिंग की हुई है कि जो पानी है, पानी अंदर वो स्टे नहीं करेगा, ड्रेन हो जाएगा, स्टे नहीं करेगा। आप क्लीनिंग का मैकेनिज्म भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीमेंटेड फ्लोर होगा और पानी या किसी किस्म का वेस्ट वहाँ स्टे कर सकता है, स्टे करेगा तो फिर उससे कंटेमिनेशन के चांसेस हैं। इसी तरीके से यूरिनल के बाद फिर करीब में ही एक वॉशिंग फैसिलिटी आपको देनी है, हाथ वगैरह धो सकें आप। स्पिटन्स थूकने के लिए कुछ आप मुनासिब जगहें प्रोवाइड कर देंगे कि हर एक जगह जगह ना थूकता फिरे। अब मसला ये है कि हमने अक्सर देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं थूकना होता है बस, कुछ नहीं होता, थूकने का कुछ भी नहीं है, अंदर से अजीब सी आवाज़ें निकाल के करने के कुछ थूकने की जो इनकी एक आदत लत है उसको सेटिस्फेक्शन मिले। कुछ पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहे होते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें, पान गुटखा छालियाँ सब कुछ थूकना होता है ना। तो ऐसे लोगों को पहली चीज़, ऐसे लोगों को तो वर्कर के तौर पर मतलब काम करना ही नहीं चाहिए, मतलब परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्क प्लेस के दौरान में, वर्किंग के दौरान में कुछ खा पी रहे होगे, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, प्रोडक्ट में जा सकता है या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी फिर भी स्पिटन्स खांसी आ रही है, किसी किस्म का कोई बलगम क्रिएट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो थूकना तो है ना उसे। तो थूकने के लिए कुछ ना कुछ आपको जगह प्रोवाइड करनी है, और इट इज़ अदर देन द वॉशिंग एरिया। ये अलग से इसलिए लिखा है कि इट इज़ अदर देन द वॉशिंग एरिया, वरना तो उसी जो ऊपर वॉशिंग एरिया लिखा हुआ है उधर ही कवर कर दिया जाता। ठीक है, और नंबर 3 में देख लें कि ये ये जो लिखा होता है ना थूकना मना है, इस टाइप की चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि a notice containing this provision and the penalty for this violation shall be prominently displayed at suitable place in the premises। तो ये जो लिखा होता है ना थूकना मना, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि थूकना मना है, और फिर लिखने खिलाफ वर्जी करने पर इतना जुर्माना किया जाएगा, जो भी सिलसिला है वो आप लिखें, लेकिन ये प्रॉपरली मौजूद होना चाहिए इन राइटिंग क्लियरली।
अच्छा, इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशंस हैं अगेंस्ट कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब इसमें देखिए, ये पहले के लिखे गए हैं, पेंडेमिक वाली सिचुएशन आपके सामने अभी आई है, इंपॉर्टेंस हमें अभी पता चल रही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हम देखते हैं। सेक्शन 25 में एक हाइजीन कार्ड बनेगा। हाइजीन कार्ड में क्या होगा, हाइजीन कार्ड, सॉरी, चलिए अभी हम पॉइंट्स देख लेते हैं। हाइजीन कार्ड की बात हो रही है, मंथ ऑफ जनवरी जुलाई की बात हो रही है और फैक्ट्री डॉक्टर की बात हो रही है। अच्छा, अब इसमें ये सिलसिला है कि साल में 2 दफ़ा, जुलाई में और जनवरी में, वर्कर्स की, हर वर्कर की, ईच वर्कर लिखा हुआ है, इसका एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? फैक्ट्री का डॉक्टर करेगा। ठीक। और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर देगा कि किस वर्कर को कोई कंटेजियस डिजीज़ है या इन्फेक्शियस डिजीज़ है या नहीं। अगर किसी किस्म की डिजीज़ है तो डेफिनेटली वो वर्कर काम नहीं करेगा, उसे लीव पर आप भेज दें या वो अपने सिक लीव इस्तेमाल कर ले। और अगर किसी किस्म की इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज़ नहीं है तो ये मेडिकल रिकॉर्ड में आ जाएगा कि हाँ, दिस वर्कर इज़ फिट फॉर वर्क। और इसके जितने भी एग्जामिनेशन के जितने भी फीस होगी, डॉक्टर की फ़ीस कह लें, कंसल्टेंसी की फ़ीस कह लें, ये वर्कर नहीं देगा। साल में 2 दफ़ा समझ लें कि वर्कर का प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो रहा है और इसकी फ़ीस उससे चार्ज नहीं की जाएगा। यूँ कह लें और आसान अल्फाज में कि ये सर्विसेज वर्कर को फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। अब वही बात जो मैंने अभी इससे पहले कही थी कि अगर वर्कर को किसी किस्म की डिजीज़ है तो वो वर्क नहीं करेगा, तो वो चीज़ यहाँ मेंशन है। अच्छा, अब कंपलसरी वैक्सीनेशन इनॉकुलेशन की बात है। ये बात पहले तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अब ज़रा हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हर वर्कर affected shall be vaccinated and inoculated against such disease, such interference as may be prescribed. And the expenses of such vaccination and inoculation, if any, shall be borne by the occupier or manager of the factory. इस पेंडेमिक में ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इससे पहले जब हम पिछले सालों में पढ़ते रहे हैं तो ये बात इतने या एग्जाम्पल नहीं थे हमारे पास, एक कन्विंसिंग एग्जाम्पल नहीं थी। अब इसमें समझें कि वैक्सीनेशन, अब जैसे ना ये कोविड की वैक्सीन अगर आ जाती है पाकिस्तान में, तो वर्कर्स, ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को कहा जाए कि अपनी वैक्सीन करा के आ जाओ जितने की मिल रही है, या गवर्नमेंट ड्राइव के थ्रू करा के आओ। नहीं, इट विल बी द इट नॉट इट विल बी द इट इज़ द अंडर द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 सेक्शन 26, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर। मतलब फैक्ट्री की जो मैनेजमेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर को वैक्सीनेट कराए और इससे कुछ चीज़ें चार्ज नहीं की जाएंगी। तो ये बात अब, और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाना चाह रहा, ये पॉइंट आप जहन में रखिएगा। इस पॉइंट का ध्यान में रखें, आगे आने वाले दिनों में इसके हवाले से शायद ये चीज़ें कुछ हाईलाइट हों। लॉ ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर वैक्सीन करा के देगा आपको फ्री ऑफ चार्ज। ठीक। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता देखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं सेक्शन 27 में। यहाँ बात आ रही है कैंटीन की। कैंटीन की बात आ रही है, कैंटीन के हवाले से लिखा है। कैंटीन कहाँ लिखा है? हेडिंग में लिखा हुआ है। हेडिंग में लिखा है ना, देखिए आमतौर पर ऐसे है कि हेडिंग आप पढ़ लें तो आपको अंदर का टेक्स्ट पता चल जाएगा कि अंदर का टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। बस हम कोशिश करें कि इसमें से जो काम की चीज़ें हैं उन्हें ही डिस्कस करें, एक्स्ट्रा चीज़ों को डिस्कस ना करें, क्योंकि सिंपल रीडिंग तो आप भी ले सकते हैं। अब यहाँ मेंशन है कि हर वो फैक्ट्री जिसमें मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, तो आपको एक एडिक्वेट कैंटीन प्रोवाइड करनी है। खाना प्रोवाइड नहीं करना, ये बात ध्यान में रखें। खाना प्रोवाइड करने का यहाँ नहीं लिखा हुआ, अभी तक तो नहीं लिखा हुआ, आगे ज़रा सा पढ़ते हैं, अगर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो। आपको कैंटीन प्रोवाइड करना है, यहाँ बैठ कर वो कुछ खा सकें और कुछ चीज़ें अगर उन्हें ऑन द स्पॉट लेनी हो तो वो ले सकें। अच्छा, इसके अलावा ये फिर इसके बाद जो बात आ रही है कि गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। किस हवाले से रूल्स बना सकती है? किस डेट से कैंटीन बनानी है, एक चीज़। फर्नीचर या अदर इक्विपमेंट हैं कंस्ट्रक्शन, इसके हवाले से कि किस किस्म की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, तब ये गवर्नमेंट के रूल्स में आएगा। फूड स्टफ टू बी सर्व्ड, अच्छा अब ये फूड स्टफ टू बी सर्व्ड एंड द चार्जेस विच मे बी मेड देयर फॉर। अब यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि जो फूड स्टफ मौजूद होगा, मतलब यहाँ खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और जो चार्जेस लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि कैंटीन का मतलब है कि आप एक प्लेस देते हैं यहाँ पर वो बैठकर खा सकें, या कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें वक्त ज़रूरत वो ख़रीद सकें, तो वो चीज़ यहाँ पर
मौजूद है। अब फैक्ट्रीज में आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि डेली वहाँ पर खा रहे हो, फैक्ट्री के अंदर प्रीमिसेस के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। आमतौर पर मुश्किल हो जाता है इसका हिसाब किताब रखना, तो आमतौर पर वर्कर्स को खाना प्रोवाइड किया जाता है और उसके मंथली चार्जेस ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि आप क्या खाना खिला रहे हो और चार्जेस उनकी सैलरी से मंथली कितने डिडक्ट कर रहे हो, उनके रूल्स बना सकते हैं कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम चार्जेस हैं। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये हो गए, 300 रुपये हो गए, इससे ज़्यादा आप उसकी सैलरी से डिडक्ट नहीं करेंगे। फूड स्टफ किस क्वालिटी का होना चाहिए वो आप मेंशन करेंगे। इसी तरीके से फिर जो कैंटीन कमेटी बनेगी तो उसमें वर्कर्स का कोई ना कोई नॉमिनी ज़रूर मौजूद होगा। अच्छा, कैंटीन की एक्सटेंशन में जैसे हमने बात की थी कि 250 वर्कर से ज़्यादा होंगे तो कैंटीन की प्रोविज़न देनी है। इसी तरीके से सेक्शन 28 में मेंशन है कि जहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कर्स मौजूद हों, मोर देन 500 वर्कर्स हों, तो वहाँ एक नहीं, एक से ज़्यादा वेलफेयर ऑफिसर ज़रूर मौजूद होगा प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन का, जो उसकी फिर जो उधर अपॉइंट होगा और वो वर्कर्स की वेलफेयर के हवाले से काम करेगा। वेलफेयर मतलब कुछ भी हो सकती है, उसकी हेल्थ के हवाले से इश्यूज हो सकते हैं। तो हेल्थ के तो वो मेडिकल हो गया ना, हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कैसे करेंगे, किसी किस्म की उसको माली ज़रूरत है उसे कैसे कवर किया जाएगा अदर देन द सैलरी, या किसी किस्म का लोन लेना है, मतलब वेलफेयर के हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी वो वेलफेयर ऑफिसर के थ्रू डिस्कस होंगी। और एक वेलफेयर ऑफिसर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वेलफेयर ऑफिसर भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अब हम अपने डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। एक शॉर्ट समरी, हम एक क्विक समरी हम ले लें। रिवर्स में चलें, यहीं नहीं, रिवर्स में नहीं, हम इसको फॉरवर्ड ही चलेंगे। हमने कुछ सेक्शन मेरे ख्याल है हम 14 से हमने स्टार्ट किया था और 28 तक आए हैं। एक क्विक समरी हम लेते हैं। सेक्शन 14 जो आज हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था सॉरी 15 था। क्लीनलीनेस की हमने बात की, हमने ये बात की कि फर्श की सफाई की जो डर्ट वगैरह है इसे आप रोज़ाना साफ़ करेंगे स्वीपिंग के ज़रिए। हफ्ते में एक दफ़ा आप डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए ज़रूर वॉश करेंगे। पेंट अगर आपने किया हुआ है तो 5 साल में एक दफ़ा रीपेंट करना है। अगर वाइट वॉश किया हुआ है तो 14 महीने में एक दफ़ा वाइट वॉश करना है। पेंट किया हुआ है तो 14 महीने में एक दफ़ा आपको ज़रूर क्लीनिंग करनी है। इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपर तरीका बताएंगे। फैक्ट्री से बाहर वेस्ट और एफ्लुएंट फेंकने की बात हो रही है। वेंटिलेशन टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन करना है, या तो आप कमरे की छत बढ़ाकर करें या आप इंसुलेशन के थ्रू करें। डस्ट एंड फ्यूम प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन 19 में जो हम बात कर रहे हैं, एक मिनट स्क्रीन पे आ जाए ज़रा। सेक्शन 19 में जो बात हो रही है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, आप अगर पानी के ज़रिए यकीन ह्यूमिडिफिकेशन मेंटेन कर रहे हैं तो वो ड्रिंकिंग वाटर या एटलीस्ट प्योरीफाइड वाटर से होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग के लिए फार्मूला दे दिए कि 500 क्यूबिक फीट की स्पेस हर वर्कर को प्रोवाइड की जाएगी, और इसी कैलकुलेशन के लिए ज़मीन से 14 फीट तक की हाइट इस्तेमाल होगी। 14 फीट से ऊपर जितनी भी आपने ऊपर छत रखी है वो काउंट नहीं होगी। आफ्टर दैट कम्स सेक्शन 21। सेक्शन 21 में ये बात की गई है जनरली कि आप या तो आर्टिफिशियली ट्यूबलाइट्स, लाइट्स, बल्ब वगैरह से आप लाइटिंग करें, या नेचुरल लाइट से अगर आप करना चाह रहे हैं तो तब वो भी कर लें। नेचुरल लाइट है कि इसमें होगा कि आप खिड़की वगैरह आपने कर रखी हुई है, रोशनदान वगैरह रखे हुए हैं, तो उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। ग्लेज्ड अगर है शीशे के बने हुए तो प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, धुंधले ना हो जाए, लाइट हल्की ना हो जाए। किस तरह क्लीन करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप खुद मैकेनिज्म मेंटेन कर लें। या सन रूफ है, छत आपने ऐसी रखी हुई है, छत पे आपने ग्लास लगाया हुआ है, तो उसकी भी आपको प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन रखनी है। और इसके साथ साथ ही लाइटनिंग के साथ ही है कि अगर किसी किस्म का इमरजेंसी पावर फेलियर हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो इमरजेंसी लाइट्स ज़रूर मौजूद होनी चाहिए ताकि किसी किस्म का डार्क इमीडिएटली ना हो। ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है। ड्रिंकिंग वाटर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पानी, पीने का पानी तो आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई में। ऐसा ना हो कि पानी ख़त्म हो गया, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, वो ये नहीं। दूसरा है कि जहाँ पर 250 से ज़्यादा वर्कर मौजूद हैं, 250 से ज़्यादा वर्कर मौजूद हैं, तो इस सूरत में आपको गर्म मौसम में ठंडा पानी प्रोवाइड करना है। बर्फ़ डाल के करें, कूलर्स के ज़रिए करें, किसी भी तरीके से ठंडा पानी आपको प्रोवाइड करना है, और रोज़ाना पानी भी चेंज करना है। ड्रिंकिंग वाटर जहाँ रखा होगा, ड्रिंकिंग वाटर पर आप प्रॉपरली लेबल करेंगे कि ये ड्रिंकिंग वाटर है, और ये यूरिनल्स वगैरह से 20 फीट के अंदर नहीं होना चाहिए, 20 फीट से दूर ही होना चाहिए।
यूरिनर्स लेटरिन की बात की गई है, मेल फीमेल के लिए अलग होंगे, सफिशिएंट नंबर में होंगे और कनेक्टेड नहीं होंगे किसी वर्करूम से। ऐसा नहीं कि वर्करूम से बाहर निकले और अंदर घुस गए, या चलें यहाँ तो सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेटरिन से आप निकले और सीधा वर्करूम में आ गए, नहीं ऐसा नहीं हो, ये दूर होने चाहिए। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका फ्लोर और इंटरनल वॉल्स 3 फीट की हाइट तक एक पॉलिश्ड इम्परवियस सरफेस होनी चाहिए। आप टाइल लगा लें इस पे या मार्बलिंग कर लें प्रॉपर, ठीक। इस पे थूकने के लिए मुनासिब जगह हो, ऐसा ना हो कि ज़मीन पे थूकता फिरे। और साथ साथ आप प्रॉपर नोटिस भी लगाएंगे कि थूकना मना है, इसके सब की आप कुछ लगाएंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से ये है प्रिकॉशंस अगेंस्ट कंटेजियस, इसका ये है कि आप साल में 2 दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर अपने वर्कर्स का कंप्लीट मेडिकल चेकअप करेंगे। प्रीफरेबली जनवरी और जुलाई में हाइजीन कार्ड उसे दिया जाएगा, जिसके पास वो कार्ड होगा वही फैक्ट्री में काम कर सकेगा। जो नहीं, जिसके पास कार्ड नहीं होगा या किसी किस्म की इन्फेक्शियस कंटीजियस डिजीज है, तो उसे कहा जाएगा कि पहले आप आराम करो, बीमारी से छुटकारा पाओ, जब ख़त्म हो जाए, डिजीज़ ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद फिर आके काम कर लेना। अब उसमें एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रखनी है, एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू नहीं रखनी है, इसमें यहाँ पर सच नहीं लिखा हुआ। एक और चीज़ ये है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन की फ़ीस उसे चार्ज नहीं की जाएगी। जितने भी फ़ीस होगी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वो ऑक्यूपायर ही मैनेज करेगा। वैक्सीनेशन की बात की गई, वैक्सीनेशन कराना, किसी भी किस्म की कोई वबा है उसकी वैक्सीनेशन कराना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। फैक्ट्री के जो मैनेजर है वो ये सारी अरेंजमेंट करेगा। कैंटीन के हवाले से ये बात है कि जहाँ पर 250 से ज़्यादा वर्कर मौजूद होंगे, वहाँ पर कैंटीन प्रोवाइड की जाएगी। और कैंटीन के हवाले से गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग डेट, कब से कैंटीन होनी चाहिए, किस तरीके का फूड स्टफ हो, मैक्सिमम कितने पैसे आप चार्ज कर सकते हैं, कैंटीन कमेटी उसमें वर्कर्स के कितने नॉमिनी शामिल होंगे, वगैरह वगैरह। और वेलफेयर ऑफिसर की बात की गई कि वेलफेयर ऑफिसर एक मौजूद होगा ऐसी जगहों पर, ऐसी फैक्ट्रीज में जहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। और वेलफेयर ऑफिसर का काम फलाह बहबूद का है, वर्कर्स का मेनली, जो जहाँ पर फैक्ट्री उन्हें सपोर्ट कर सकती है, लोन वगैरह लेना है, आमतौर बच्चों की शादी है या घर का कोई मसला है, कोई ऐसा इशू है, कोई भी ऐसा इशू हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, वर्क एरिया वर्किंग प्लेस पर कोई डिस्प्यूट वगैरह है, मुख्तलिफ, मतलब वो फिर डिपेंड करता है कि किस तरह के मामला हैं, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर या वेलफेयर ऑफिसर्स, अगर ज़्यादा लोग हैं तो वेलफेयर ऑफिसर्स मौजूद होंगे। सो दैट वाज अ समरी. Initially, we have conducted a detailed discussion regarding from section 15 to section 18 of the Sin Practice Act. Afterward, we have presented a brief summary of these sections. Hope you understand. अगर इसके बाद भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो अपकमिंग इंटरेक्टिव सेशन में you can ask. Okay, thank you.